तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब जो भी टॉप पावर्स थे वो इनर रीजन में एंटर कर चुके थे और बाई मिंग फिलहाल मूचेन के मजे ले रहा था। अब आगे एक चीज और मूचेन नोटिस करता है, बाकी जो भी ग्रुप्स हैं इनमें से कुछ लोग इंजर्ड थे, शायद जो ग्रेड 8 के बीच से इनकी फाइट हुई होगी, ऐसा उसकी वजह से हुआ होगा। और बाकी लोग भी हैरान थे क्योंकि इनके टीम में कुछ लोग कम हो चुके थे, पर मूचेन की पूरी टीम थी यहाँ पर। इधर नाइन इधर एक तरफ देखती है और मूचेन को भी इशारा करती है। ये काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। मूचेन भी उस तरफ देखता है जहां पर कुछ पत्थरों पर चित्र उकेरे गए थे, जैसे कि विंग्स वगैरह बने हुए थे, और देख के तो यही लग रहा था कि ये अनडाइंग बर्ड है। और इस समय मूचेन फील भी करता है इसका जो रियल फिनिक्स का पावर है उसमें थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। मूचेन भी एक्साइटेड था। पहले बस इसे एक गेस था कि यहाँ पर हो सकता है, पर अब यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका था। और यहाँ पर दो और बीस्ट के चित्र बने हुए थे अलग अलग दीवालों पे। उनमें से एक था प्रिमोडियल मिरियाड स्पिरिचुअल वर्ड, और ये अब इस दुनिया में है ही नहीं, मतलब इनकी प्रजाति लुप्त हो चुकी है, ऐसा नाइन इधर बताती है। और जो लास्ट वाला था उसे कहते हैं प्रिमोडियल डेजोलेटेड बीस्ट। अब इनका जो होता है स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, तो ये लोग एप क्लैन से रिलेटेड हैं। और इन तीनों बीस्ट ने ही जो एविल क्लैन के पावरफुल लोग थे उन्हें यहाँ पर सप्रेस किया था, हालांकि ये खुद मारे गए थे। अब यहाँ पर कॉन्गलिंग ज्ञान देती कि जिनको आना था वो आ चुके हैं और सभी को मालूम है कि इनहेरिटेंस यहीं पर मिलेगा। उसके बाद कॉन्गलिंग रुक जाती है, पर यहाँ पर 3 ही सॉवरेन बीस्ट है, तो 3 लोग ही उसके इनहेरिटेंस को हासिल कर सकते, यानी बाकी को खाली हाथ जाना पड़ेगा। माहौल यहाँ पर पूरी तरह से शांत हो जाता है। बाकी जो भी क्लैन्स थे वो इन 5 ग्रुप से ज्यादा डर रहे थे, जैसे कि पीकॉक क्लैन, फिनिक्स क्लैन, एप क्लैन, ग्रेट बीस्ट क्लैन, एक और कोई था। तो ये लोग यहाँ से वापस लौट जाते हैं कि मालूम है कि कुछ हाथ में लगेगा नहीं। बाई मिंग इधर पहले बोलता है और कहता है क्योंकि प्रिमोडियल अनडाइंग बर्ड हमारे फिनिक्स क्लैन से रिलेटेड है, तो इसका इनहेरिटेंस हम लोग हासिल करेंगे। और ये आगे बढ़ने लगता है। इसे आगे जाता देख मूचेन भी आगे बढ़ता है। बाकी इस रास्ते पर कोई नहीं बढ़ता है क्योंकि कॉन्गलिंग और जायंट बर्ड क्लैन वाले इनका ध्यान मिरियाड स्पिरिचुअल बर्ड के इनहेरिटेंस पर था, वही एप क्लैन और क्रेन क्लैन का ध्यान डेजोरेट बीस्ट पर था, तो इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। अब इधर जब बाई मिंग देखता है कि मूचेन भी पीछे से आ रहा है, तो इसके चेहरे पर एक विकेड स्माइल था कि लगता ये बंदा ज्यादा जीना चाहता नहीं है। और बाकी लोग भी हैरान थे। बाई मिंग अब रुक जाता है और इधर मूचेन भी कहता कि हम भी अनडाइंग बर्ड के इनहेरिटेंस में इंटरेस्टेड है। और बाई मिंग इस समय मूचेन को एक क्लाउन कहता है। अब ये बात सुनकर बाकी लोग हंसने लगते हैं। ये मूचेन को कभी सीरियसली लेता ही नहीं था। मूचेन शांत रहता है और फिर कहता है पता हमें चली जाएगा कि असली क्लाउन कौन है। बाई मिंग अपनी आंखें बंद कर और एक कोल्ड ऑरा रिलीज करके मूचेन को ट्रैप करने की कोशिश करता है। अब ये सब चीजें देखकर बाई बिन काफी खुश था। ची होंगवू भी सोचती है कि मैंने मूचेन को समझाया था, पर इस बार शायद इसका हाल काफी बुरा होने वाला है। किसी को यहाँ पर मूचेन से उम्मीदें नहीं थी। और एक बंदा था यहाँ पर लू हुओ करके, जो कि एप क्लैन का लीडर था। वो कहता है कि अगर ये बाई मिंग के इस अटैक को झेल गया तो मैं पक्का इसे बचाऊंगा, क्योंकि उम्मीद तो इसे भी नहीं थी। हालांकि ये बंदा बाई मिंग से काफी चिढ़ता था। पर यहाँ पर इसकी फाइट क्रेन क्लैन के एक बंदे से होने लगती, और वही तीसरी तरफ जोंग किन फेंग जो कि जायंट बर्ड क्लैन का था, उसका बैटल कॉन्गलिंग से होने लगता है, यानी कि जो पीकॉक क्लैन की थी। अब बाई मिंग के इस आइस अटैक को देखकर मूचेन तुरंत ही ड्रैगन फिनिक्स पंच बना के इसकी तरफ बढ़ा देता है, और तुरंत ही ये जो आइसी कोल्ड वेव्स थी इसे ये डिसॉल्व कर देता है। बाकी लोग हैरान थे कि अगर इवन सॉवरेन 7 स्टार का भी बंदा तो इस अटैक को झेल नहीं पाता। ये मूचेन इस अटैक को डिसॉल्व भी कर दिया। अपने डिसॉल्व अटैक को देखकर बाई मिंग हंसता है कि तुम मेरे आइस को इतनी आसानी से डिसॉल्व नहीं कर सकते। और ये जो टूटे हुए आइस थे इन्हें ये एरोज में बदल देता है और मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। पर इसके जो एरोज थे मूचेन अपने ड्रैगन फिनिक्स बॉडी एक डिफेंसिव टेक्निक से रोक देता है। और उसके बाद ये कहता है लगता है मुझे तुम्हारे साथ अब खेलना ही पड़ेगा। और ये अपनी सॉवरेन 8 स्टार की ऑरा रिलीज करता है और यहाँ पर एक आइस फिनिक्स आइसबर्ग बनाता है और इसे मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। मूचेन भी यहाँ पर अब फाइनली अपनी पूरी ऑरा रिलीज करता है। लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा भी सॉवरेन 7 स्टार पर पहुंच चुका है। फिर भी ये कहते हैं इतना आसान नहीं होगा बाई मिंग से पंगे लेना, क्योंकि वो जेन्युइन सॉवरेन 8 स्टार पर है। और यहाँ पर मूच अपना जो फिजिकल स्ट्रेंथ का पावर था अपने स्पिरिचुअल पावर के साथ मिक्स करता है और कुछ कदम पीछे हटता है, और पीछे जाने के बाद एक पावरफुल पंच ये आगे की तरफ बढ़ा देता है। अब जो भी लोग इसके पावर को देखते इतना तो समझ जाते हैं कि ये बंदा नॉर्मल सॉवरेन 7 स्टार से ऊपर है। इसे कम में आंकना मूर्खता का लक्षण होगा। अब मूचेन का ये पंच उस आइसबर्ग से टकराता है। चारों तरफ शॉक वेव्स फैलने लगते हैं। इवन जो प्लेटफॉर्म था यहाँ पर उसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं। पर ये आइसबर्ग अब मूचेन को भी यहाँ पर सप्रेस करने लगता है। बाई मिंग अपने आइसबर्ग पर अभी आकर खड़ा ही होने वाला था, तभी ये फील करता है कि इसका जो आइसबर्ग है वो कांप रहा है, और एक ड्रैगन फिनिक्स लाइट इसके आइसबर्ग को आर पार निकल जाती है और इसकी तरफ बढ़ने लगती है। बाई मिंग तुरंत ही पीछे हट जाता है
ये खुद भी शॉक्ड था अब मूचेन के पावर को देखकर, और इस बार मूचेन रुकता नहीं, ये सीधा काउंटर अटैक के लिए बाई मिंग की तरफ बढ़ जाता है और तुरंत ही अपने अनडाइंग बॉडी को भी इस बार ये बाहर निकाल लेता है और तुरंत ही हैंड सेल्स चेंज करके 5 सन स्पीयर ये अटैक बना करके बाई मिंग की तरफ बढ़ा देगा। बाई मिंग भी नोटिस करता है ये जो फोर्स है ये पावरफुल है और अपने आइस फिनिक्स फीदर अटैक को ये यूज करता है। अब इसका फीदर अटैक और मूचेन का गोल्डन स्पीयर दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और हैरानी तब होती जब मूचेन 5 सन स्पीयर्स के टोटल 10 अटैक बनाकर इसकी तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि जब इसका स्ट्रेंथ सॉवरिन 7 स्टार पर बढ़ गया तो जो 5 सन स्पीयर अटैक उसे काफी जल्दी और काफी मात्रा में बना सकता है। फिर भी बाई मिंग कहता है बस इतना ही, और इसके आसपास एक आइस फिनिक्स का शील्ड ये बना लेता है और मूचेन के वो 10 सन्स 5 स्पीयर अटैक इसके डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे। इधर मूचेन ने पीछे से 7 सन्स अटैक को भी लॉन्च कर दिया था और वो भी टोटल 2, और फाइनली इस अटैक के माध्यम से मूचेन इसके आइस डिफेंस को तोड़ देता है। एक्सप्लोजन के कारण शॉक वेव होते हैं, उससे बाई मिंग भी थोड़ा पीछे जाके गिरता है और इसके बाल वगैरह थोड़े बिखर जाते हैं। लोग भी हैरान थे कि बाई मिंग को इस बंदे ने फोर्स कर दिया। उधर बाई बिन भी हैरान था, इसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ची होंग वू जो कि हमेशा मूचेन को बचाने को देखती थी, उसे भी नहीं लगा था कि मूचेन कुछ ऐसा कर सकता है, और बाई मिंग का गुस्सा इधर 7वें आसमान पर जा चुका था। अब इसके पास वो जो पंखा था जिसे कि हम आईसी ब्लू फेदर फैन कहते हैं, जो कि खुद में एक क्वासी डिवाइन आर्टिफैक्ट है, उसे ये बाहर निकाल लेता है। बाई मिंग को ये वेपन क्लैन वालों ने दिया था और बाकी लोग भी जो अपने बैटल लड़ रहे थे जैसे कि लू हो, कॉन्गलिंग वगैरह, वो भी देखते हैं कि मूचेन ने जो कि एक इंसान है बाई मिंग को इस लेवल पर फोर्स कर दिया कि उसे अपना क्वासी डिवाइन आर्टिफैक्ट यूज करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ नाइन निदर और हान शान चुपचाप इस बैटल को देख रहे थे और इधर अपना बाई मिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस पंखे के अंदर भेजने लगता है। ये अपने पंखे को हिलाता और एक बवंडर टाइप जिसमें पूरी आइसी ऑरा थी मूचेन की तरफ बढ़ने लगती है और ये ऑरा आकर अनडाइंग बॉडी से टकराती। अनडाइंग बॉडी के ऊपर में कई सारे आइस के लेयर बनने लगते हैं और पलक चपकते। मूचेन का अनडाइंग बॉडी यहाँ पर फ्रीज हो जाता है, पर तभी अनडाइंग बॉडी चमकती और तुरंत ही इस आइस लेयर को तोड़ देती है। हालांकि इस चक्कर में मूचेन को काफी एनर्जी यूज करनी पड़ गई। इधर मूचेन फिर से 2 7 सन स्पीयर अटैक यूज करता और बाई मिंग की तरफ बढ़ा देता है। बाई मिंग बस अपने पंखे को हिलाता और इन दोनों अटैक्स को एकदम फ्रीज कर देता और ये तुरंत ही एक फूट से जाते हैं। मूचेन इसके वेपन को देख रहा था कि इसके माध्यम से बाई मिंग का पावर काफी बढ़ गया और इधर बाई मिंग भी कहे कि अगर तुम्हारे अटैक हो गए तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाई मिंग इस दौरान अपने फैन को हवा में छोड़ दे और कुछ हैंड सील्स यूज करके इस फैन में स्पिरिचुअल एनर्जी भेजने लगता है। इसका जो फैन था अब इसकी साइज काफी तेजी से बढ़ने लगती है और इधर अपना मूचेन भी इस ऑरा के वजह से एक डेंजर फील करता है। ये जो टेक्निक थी उसे कहते हैं आइस फिनिक्स स्पिरिचुअल फैन डिस्ट्रक्टिव फ्रीजिंग फिनिक्स, और एक कोल्ड ऑरा जो कि ब्लू कलर की दिख रही मूचेन की तरफ बढ़ती है और धीरे धीरे ये एक फिनिक्स का शेप ले लेती है जो कि 1000 फीट लंबी होगी। अब इस बैटल की वजह से बाकी जो दोनों टीमें लड़ रही थी वो भी थोड़े समय के लिए एक बार को रुक जाती है और सभी को यही लगता है कि ये मूचेन पावरफुल तो है पर शायद इस बार ये नहीं टिक पाएगा। पर अपना मूल चाल क्योंकि ये शिष्य तो मेरा ही है, ये अपनी आंखें बंद करता है। बाई मिंग हंसता कि लगता है इस बंदे ने गिव अप कर दिया, पर तभी सभी लोगों की नजरें मूचेन के फोरहेड पर पड़ती जहां पर एक वर्टिकल आई फिलहाल खुल जाता है और एक गजब के लेवल हॉरिफाइंग ऑरा सभी लोग फील करते हैं। नाइन निदर वगैरह तो जानते थे कि ये क्वासी डिवाइन वेपन है जो मूचेन को मिला था। एक्सटर्मिनेटिंग आई मूचेन इसे खोल चुका था और इसमें से एक डिवाइन लाइट बाहर निकलती है जो कि ब्लैक कलर की थी और इस फिनिक्स की तरफ बढ़ जाती है। पर बाई मिंग को मालूम था कुछ भी हो जाए मैं ही जीतूंगा, और इस बार जो मूचेन ने पावर यूज किया था एक्सटर्मिनेटिंग आई का वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। और फिलहाल जैसे दोनों अटैक टकराते माहौल पूरा शांत हो जाता है और कॉन्गलिंग वगैरह तो यही कह रहे थे कि मूचेन ये इस लेवल तक कम्पीट कर सकता है, और मन ही मन सोचते अच्छा ही हुआ कि हमने इससे पंगे नहीं लिए। कॉन्गलिंग तो काफी ज्यादा सरप्राइज थी, उधर लू वो काफी खुश था, और जो जोंग किंग फेंग था जैंट बर्ड क्लैन का वो भी मूचेन को ध्यान से देख रहा था क्योंकि इसने मूचेन का नाम पहली बार जोंग टैंग से सुना था। जोंग टैंग ने इससे कहा भी था कि बड़े भाई मेरा मैटर मूचेन के साथ हुआ था उसे सेटल कर दीजिएगा। पर अब इसे समझ में आ रहा कि जितना जोंग टैंग ने बताया था उससे ये मूचेन ज्यादा ही खतरनाक है। बाई मिंग को इधर गुस्सा आता, दोनों अटैक टकरा रहे थे और फिलहाल बराबर पर ही थे। ये मान ही नहीं सकता था कि मैं सॉवरिन 7 स्टार के बंदे से जीत नहीं पा रहा हूँ, और अपनी ओरा और भी ज्यादा ये यूज करने लगता है। पर इधर अपना मूचेन भी कई सारे लाखों में सॉवरिन स्पिरिचुअल लिक्विड को यूज कर चुका था। इधर मूचेन शांति से बोलता है पियर्स, और वो ब्लैक बीम ऑफ लाइट मानो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जैसी और इस आइस फिनिक्स बॉडी में एक ब्लैक होल बना देती है, और ये ब्लैक बीम ऑफ लाइट इस आइस स्कल्पचर को पूरी तरह से निगल ही जाती है। बाई मिंग
इसका चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है और अभी भी ये ब्लैक बीम ऑफ लाइट गायब नहीं होती है, बल्कि बाई मिंग की तरफ बढ़ने लगती है। बाई मिंग कहता है, मुझे मारना चाहते हो? सपने में भी नहीं। और ये फिर से एक आइस फिनिक्स बना देता है और साथ में ये अपने डिवाइन बीस्ट फॉर्म को भी अब यूज करता है और अपने आसपास एक आइस फिनिक्स का प्रोटेक्शन भी बना देता है। अब वो ब्लैक बीम ऑफ लाइट इसके डिफेंस से टकराती है, इसके डिफेंस में भी क्रैक्स आने लगते हैं और ये फाइनली टूट जाता है। अब इस एक्सप्लोजन की वजह से बाई मिंग खून की उल्टी करने लगता है। बाई मिंग का चेहरा ये तो पूरी तरह से उतर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी लोग कहते हैं कि बाई मिंग को इस बार अपना मैच मिल गया है। वही अपना मू चेन अनडाइंग बॉडी के ऊपर खड़ा था, इसके एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं था और इसकी भी डिवाइन लाइट अब वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। एक तरह से मू चेन ने अपने ट्रम्प कार्ड को यूज कर लिया था, पर अभी भी बाई मिंग उतना भी ज्यादा इंजर्ड नहीं था। बाई मिंग अपने खून को पूछता और कहता है कि कितने ऐसे अटैक यूज कर पाओगे। मू चेन भी स्माइल कर कहता है कि ट्राई करना चाहोगे। अब इधर से मू चेन की अनडाइंग बॉडी और वही बाई मिंग की डिवाइन बेस्ड बॉडी एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और पलक झपकते 100 राउंड ये फाइट कर चुके होंगे। बाई मिंग को गुस्सा आ रहा था क्योंकि अभी भी बैटल लंबा खींच गया था और मू चेन को ये हरा नहीं पाया था। और गुस्से में बाई मिंग अपने ब्लड एसेंस को बाहर निकालता है और इस एसेंस को ये अपने पंखे पर यूज करता है और ये फैन भी काफी खतरनाक। ये इस ब्लड एसेंस को मानो पूरी तरह से निकल जाता है। हालांकि बाई मिंग का चेहरा अब पूरी तरह से उतर चुका था और वही ये फैन ये लाल रंग का हो जाता है। ये था फिनिक्स ब्लड वर्शिपिंग स्पिरिट टेक्निक। आसपास का टेम्परेचर काफी तेजी से नीचे जाने लगता है। जी होंगवू तो कहती है कि ये बाई मिंग ये क्रेजी हो चुका है क्योंकि इसकी वजह से डिवाइन वेपन भी डैमेज हो सकता है। पर बाई बिन का यही मानना था कि अगर बाई मिंग को अनडाइंग बर्ड का इसेंस मिल गया तो ये वेपन भी उससे काफी नीचे ही माना जाएगा। कॉन्गलिंग वगैरह अब इस बात पर हैरान थे कि बाई मिंग को एकदम मैक्सिमम तक इस लड़के ने पुश कर दिया है। इधर मू चेन अपना अनडाइंग बॉडी पर खड़ा था। इसको मालूम था पीछे हटना मतलब कोई ऑप्शन था ही नहीं तो नाइन इधर को अनडाइंग बर्ड का इसेंस नहीं मिल पाएगा। और ये फिर से एक्सटर्मिनेटिंग आई को यूज करके बाई मिंग की तरफ एक अटैक कर देता है। पर जैसे इसका अटैक बाई मिंग की तरफ बढ़ रहा था, वो जो फैन था उसकी आईसी कोल्ड ऑरा इसके इस आई अटैक को डिसॉल्व कर देती क्योंकि फैन का ऑरा अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। और वही बाई मिंग भी ज्ञान देता कि मैंने तुम्हें काफी कम में आंक लिया था पर अब नहीं, और तुम काफी अच्छे हो फाइट करने में, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बॉडी को ही फ्रीज कर दूंगा। और इस पंखे को ये मू चैन की तरफ बढ़ा देता है और इसके हवा की वजह से स्पेस में ही कई सारे आइस के ब्लेड बनने लगते हैं जिन पर ब्लडी ऑरा मिक्स था। अब कई सारे ये ब्लेड मू चैन की अनडाइंग बॉडी से आके टकराते हैं और जो अनडाइंग बॉडी के ऊपर एक गोल्डन शील्ड था ये भी इस दौरान एक्सप्लोड कर जाता है। और वहीं अपना मू चैन फिनिक्स विंग्स को यूज करके अनडाइंग बॉडी से थोड़ा पीछे हट जाता है और इसकी अनडाइंग बॉडी एक ही अटैक में 2 भागों में कट जाती है। बाई मिंग हंसता है कि तुम सच में भगोड़े हो। और बाई मिंग की नजरें मू चैन के फिनिक्स विंग पर थी क्योंकि वहां से ये रियल फिनिक्स के ऑरा को फील करता है कि वहां पर मुझे अनडाइंग बर्ड का इसेंस भी मिल जाएगा और रियल फिनिक्स का पावर भी, तो मुझे क्लैन में भी कोई नहीं रोक पाएगा। और ये अचानक से गायब होकर मू चैन के सामने प्रकट होता है। हाथ में अभी भी इसके वो पंखा था और इसे मू चैन की तरफ बढ़ा देता है। पंखे में से फिर से वैसे ही आईसी पावर निकलती है। मू चैन इधर अपने ड्रैगन फिनिक्स बॉडी को मैक्सिमम तक पुश करता और अपने बॉडी पर एक शील्ड बना लेता है और इस अटैक के कारण चाहे अपनी बॉडी को कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लेता काफी दूर जाके गिरता है। इवन जमीन में भी 100 फीट का गड्ढा हो जाता है। बाकी लोग अब थोड़े चिंतित हो जाते हैं। नाइन इधर मूलिंग इनका तो चेहरा अब उतर चुका था और ये भी नहीं चाहती कि अनडाइंग बर्ड के इनहेरिटेंस के चक्कर में मू चैन को कुछ हो। और इसे ये भी मालूम था कि मू चैन पीछे तो नहीं हटने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। इधर मू चैन गड्ढे में एकदम बुरी हालत में पड़ा हुआ था, बॉडी पर खून पूरी तरह से लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था ये हार चुका है। और अपना बाई मिंग ऊपर से मू चैन को देख रहा था, चेहरे पर इसके एक स्माइल था और ये मू चैन से कहता, तुम्हें लगा था कि तुम एक कुत्ते की तरह ऐसे पड़े होगे कभी? मू चैन की आंखें बंद थी मानो ये मेडिटेट कर रहा हो। बाई मिंग देखता है कि मू चैन कुछ नहीं बोल रहा है तो इससे कहता है फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अपने आईसी फैन से एक बार फिर से मू चैन की तरफ एक अटैक ये बढ़ा देता है। अटैक फिर से एक बवंडर के समान कोल्ड ऑरा लिए हुए मू चैन की तरफ जा रहा था। बाई मिंग को लगता है बैटल खत्म हो चुका है। वही नाइन इधर इसकी आंखों में किलिंग इंटेंट था। अब ये ऐसा होते हुए देख थोड़ी सकती थी। तभी इधर मू चैन ये अपनी आंखें खोलता है और इसके आसपास का ऑरा मानो चेंज हो जाता है। आंखों में इसके एक सनक थी, एक दृढ़ निश्चय था क्योंकि फिलहाल ये मृत्यु के सामने था, पर मृत्यु को भी इसने जीत लिया था। मतलब वो जो डर था उसे इसने कंट्रोल कर लिया और जो लॉर्ड ग्रेडिएटर ने इसे टेक्निक दी थी उसका असली मकसद अब ये समझ चुका था। और इसके आसपास एक ब्लडी ऑरा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और ये ऑरा वो जो ब्लडी फैन अटैक उससे कहीं ज्यादा पावरफुल, मानो एक डेथ की ऑरा। और वो जो अटैक आ रहा था इस ऑरा के सामने अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। नाइन इधर जो कि आगे बढ़ रही थी ये भी रुक जाती है। बाकी लोग तो यही कह रहे थे यार ये बंदा मूच है, ये पागल है,
इस प्रकार का किलिंग इंटेंट आज तक इन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और जो भी टेक्निक ये यूज कर रहे ये डिवाइन टेक्निक से शायद ऊपर है, जिसे कि हम सुपर पावर कहते हैं, जो कि इवन अर्थ लेवल के सॉवरिन भी इसे पाना चाहते हैं। और ये मू चेन का सुपर पावर फीस्ट अटैक था। और बाई मिंग भी जब इस फील को सेंस करता है तो इसके भी हक्के बक्के उड़ जाते हैं कि सुपर पावर इस बंदे के पास कैसे आया, इवन मेरे पास नहीं है। मेरे क्लैन में बहुत कम लोगों को ये एक्सेस मिलता है, कुछ एक एल्डर्स को। और ये मू चेन से कहता है, तुमने मुझे सच में फिर से सरप्राइज कर दिया। तुम्हें मारने के बाद ये अटैक भी मैं ले लूंगा। और अपने फैंस अपना सबसे पावरफुल अटैक ये मू चेन की तरफ बढ़ा देता है, जो कि एकदम ब्लडी विंडस्टॉर्म के समान था। और वही अपना मू चेन फाइनली बोलता है, सुपर पावर, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग डेमोनिक फिस्ट, और एक फिस्ट अटैक जो कि ब्लड से मानो सना हुआ हो, काफी तेजी से उस ब्लडी फैन की तरफ बढ़ने लगता है। ये ऑरा इतना खतरनाक, इसका रेंज भी काफी ज्यादा था। ये पूरी तरह से बाई मिंग को घेर लेता है। बाई मिंग भी समझ चुका कि इसका फैन भी अब सप्रेस हो रहा है, यहाँ से भागना ही पड़ेगा। पर फिर भी बात थी इज्जत की, तो अपने डर को सप्रेस करता है और भी ज्यादा अपनी ऑरा यूज करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते और एक अलग ही लेवल शॉक वेव चारों तरफ फैल जाता है। और अभी भी मू चेन का वो जो फीस्ट अटैक था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, वो बाई मिंग की तरफ पड़ता है। बाई मिंग अपने आसपास फिर से एक आइस फिनिक्स का डिफेंस बनाता है, पर वो डिफेंस भी टूट जाता है। और ये मू चेन का फीस्ट अटैक फाइनली जाकर के इसकी बॉडी से टकराता है और आग के गोले के समान बाई मिंग काफी दूर जाके गिरता है। इधर पूरा धूल ही धूल छा जाता है। बाई मिंग इस बैटल को हार चुका था। लोग बस एक ही शब्द कहते हैं कि ये मू चेन ये एक डेमन है। अब सभी को समझ में आ चुका था कि मू चेन से पंगा लेना सही नहीं है। इवन बाई मिंग जिसके पास क्वासी डिवाइन आर्टिफैक्ट था, वो भी मू चेन को हरा नहीं पाया। बड़ी बात यह है कि मू चेन के पास एक सुपर पावर है। और वही फिलहाल बाई मिंग अपने फिनिक्स वाले रूप में खून से पूरा लथपथ, ऐसा लग रहा था बेजान पड़ा हुआ है। ची होंगवू वगैरह को भी अब समझ में आ जाता है। इवन वो जो कॉन्गलिंग थी वो भी हैरान थी। इधर मू चेन बैठ करके कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। नाइन निदर वगैरह इसके करीब आ चुके थे और वही अब बाई मिंग वगैरह की हिम्मत भी नहीं होती कि ये नीदर वर्ल्ड ग्रुप से फाइट भी करें। और वही उन दोनों ग्रुप्स का अभी भी बैटल चल रहा था। आखिर में इसका भी रिजल्ट आ जाता है। जोंग किंग फेंग और लू होऊ ये बैटल जीत जाते हैं। वैसे मू चेन के हिसाब से जो जोंग किंग फेंग था उसका फाइट कॉन्गलिंग के साथ चल रहा था। और कॉन्गलिंग कोई वीक नहीं थी, पर शायद पता नहीं क्यों इसने अपना पूरा ऑरा यूज नहीं किया और मू चेन को इससे फर्क भी नहीं पड़ता था। और वही जोंग किंग फेंग अब ये सोच रहा था कि जोंग टैंग ने जो मैसेज पास किया शायद वो काफी नहीं था। मू चेन उससे भी ज्यादा खतरनाक है जितना जोंग टैंग ने बताया था, और इससे दुश्मनी करके मतलब नहीं है। और इधर अपना मू चेन अनडाइंग बर्ड का जो स्टैचू था उसकी तरफ बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ जोंग किंग फेंग और लू होऊ भी बाकी दो स्टैचूज जो थे उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। अब मू चेन जैसे ही स्टैचू के करीब पहुंचता है, स्टैचू से ये एक प्रेशर फील करता है। सेम हाल उन दोनों बंदों का भी था। हालांकि मू चेन का टेस्ट थोड़ा ज्यादा टफ था, क्योंकि ये जब ज्यादा करीब पहुंचता है तो स्टैचू से एक फ्लेम पावर निकलता है और मू चेन इसे पहचान जाता है। हालांकि नीदर वर्ल्ड फ्लेम अनडाइंग फ्लेम से नीचे है, पर दोनों का ओरिजिन सेम ही है। और ये अनडाइंग फ्लेम ये कलरलेस था और मू चेन को ऐसा फील होता है कि इसके पूरे अंदर की बॉडी जल रही हो। ये तुरंत ही ड्रैगन फेनिक्स बॉडी और अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को मोबिलाइज करने लगा और ऊपर की इसकी चमड़ी तब भी जलते रहती है। नाइन निदर बर्ड को कुछ समझ में आता है और ये तुरंत अपने जो कुछ ब्लड की बूंदें थी स्टैचू पर गिरा देती है, इवन मू चेन की बॉडी पर भी, जिसके वजह से वो अनडाइंग फ्लेम सप्रेस होने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर मू चेन जो थोड़ा बहुत अनडाइंग फ्लेम था उसे अपने सॉवरिंग सी में स्टोर कर लेता है, ताकि इसे ये रिफाइन करके अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को और ज्यादा पावरफुल बना पाएगा। अब जैसे अनडाइंग फ्लेम खत्म होती, जो स्टैचू था वो चमकने लगता है और तुरंत ही अनडाइंग बर्ड के चोंच पर एक पावर कंडेंस होने लगता है रेड कलर का, और मू चेन इसे ले लेता है। ये था अनडाइंग बर्ड का इनहेरिटेंस ब्लड, और ये तुरंत ही इसे नाइन निदर की तरफ उछाल देता है। नाइन निदर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, और दूसरी तरफ लू हाओ और जोंग किंग फेंग को भी इनका इनहेरिटेंस मिल जाता है। माहौल यहाँ पर काफी खुशी का था। तभी अचानक से मू चेन फील करता कि जो स्टैचूज थे उनके आसपास एक ब्लैक ऑरा सा छा रहा है। इसे भी समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ है, और ये तुरंत अपने टीममेट्स को कहता है यहाँ से निकलने के लिए। इधर एक टीम थी जो कि एग्जिट वॉल के काफी करीब थी, पर ये जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं वो जो ब्लैक औरत एक मुंह के समान शेप लेती है और इन सभी को निकल जाती है। और उसके बाद ये ब्लैक औरत एक सिनिस्टर वॉइस में बोलती है, मुझे और ब्लड चाहिए, और ब्लड। अब ये जो खुशी का माहौल था पूरी तरह से दुख में बदल जाता है, क्योंकि सभी लोगों को समझ में आ चुका था ये जो ऑरा है ये एविल क्लैन की ऑरा है, और शायद ये वही जगह था जहां पर तीनों डिवाइन बीस्ट इन एविल एरो से फाइट करते हुए मारे गए थे। मू चेन फिर से कहता है यहाँ से निकलते हैं, पर तभी यहाँ का पूरा स्पेस ही वाइब्रेट होने लगता है और वो जो ब्लैक स्मोक वाली ऑरा थी इन सभी की तरफ बढ़ती है। पर जैसे ऑरा बढ़ती यहाँ पर 3 लाइट काफी तेजी से चमकते हैं और 3 लोग प्रकट होते हैं जो कि फिलहाल क्लोन के फॉर्म में थे और इस ऑरा को सप्रेस करने लगते हैं। इनमें से एक वुमेन थी
जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी। ये थी अनडाइंग बर्ड, प्रिमोर्डियल अनडाइंग बर्ड। दूसरा था एक लड़का या बोले तो मेल, ये था मिरियाड स्पिरिचुअल बर्ड। और तीसरा भी एक मेल ही था पर इसकी बॉडी काफी गठीली थी, ये था डेजोलेट बीस्ट। डेजोलेट बीस्ट तुरंत ही कहता कि हमारा इनहेरिटेंस इन लोगों ने ले लिया और इनमें से कोई भी सॉवरेन 9 स्टार पर भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एविल ऑरा सप्रेस था वो बाहर निकल चुका है। और उसके निकलने का मेन रीजन ये था जो ब्लड मूव चेन के दौरान बाई मिंग से फाइट के दौरान गिरा था, उसकी वजह से ही वो एविल ऑरा थोड़ा स्ट्रांग हो गया था। पर अनडाइंग बर्ड तभी कहते हैं अब इन दोनों को दोष दे के कोई मतलब नहीं। इनका इशारा मूव चेन और बाई मिंग की तरफ था। इधर बाई मिंग जाग तो गया था पर अभी भी ये काफी वीक दिख रहा था। और वो डेजोलेट बीस्ट कहते हैं कि वैसे भी हमारे स्पिरिचुअल क्लोन्स हैं, हम इस एविल ऑरा को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे। पर ये जो प्रीटी वुमेन थी यानी कि अपनी अनडाइंग बर्ड, ये स्माइल करती और कहती क्या तुम में से कोई बैटल फॉर्मेशन मास्टर या वॉर ट्रूप डिस्पैचर दोनों सेम ही होता है क्या? मेरे पास उसके लिए एक ऑप्शन है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और नाम में सर हिला देते हैं। पर अनडाइंग बर्ड फिलहाल मूव चैन की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। नाइन इधर भी इस चीज को सेंस कर लेती और ये भी हैरान थी और साथ में अपना मूव चैन। अब क्योंकि अनडाइंग बर्ड मरने से पहले हेवनली सॉवरेन लेवल पर थी तो मूव चैन को एक नजर देखते ही इसके अंदर क्या क्या पावर है ये पहले ही समझ चुकी थी। अब सभी लोगों की नजरें अनडाइंग बर्ड की तरफ जाती और इनकी नजरों को फॉलो करते हुए ये मूव चैन की तरफ देखते कि मतलब ये मूव चैन एक वॉर ट्रूप डिस्पैचर है। क्योंकि जब ये बोलती है कि मूव चैन वॉर ट्रूप डिस्पैचर है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि जब ये बाई मिंग से फाइट कर रहा था तो अगर इसके पास वॉर ट्रूप डिस्पैचर पावर है और मतलब एक आर्मी होती तो बाई मिंग और इजिली हार जाता। इस मूव चैन के पास कितने रहस्य हैं, बाकी लोग तो यही सोच रहे थे। और वे डेजोलेटेड बीस्ट कहते ये जो अभी डैमेज हुआ है, ये जो डिजास्टर आया है, ये तुम सभी लोगों की देन है, तो तुम्हें इसे शांत करना पड़ेगा। फिलहाल ये जो एविल क्रिएचर जो कि 5 एविल किंग के मरने की वजह से बना था, ऐसा अनडाइंग बर्ड बताती, उसे ये डेजोलेटेड बीस्ट रोक रहे थे। पर सभी को इतना समझ में आ रहा था क्योंकि ये तीनों लोग स्पिरिचुअल क्लोन है तो उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। मूव चैन भी देखता है कि वो जो डेमोनिक क्रिएचर वो धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहा है। और अनडाइंग बर्ड इसे पूरी स्टोरी बता देती है कि 5 एविल किंग्स के मरने की वजह से ये बना है। अब मूव चैन कहता है सीनियर मैं कर क्या सकता हूँ? अनडाइंग बर्ड कहती है तुम्हें इस डेमोनिक क्रिएचर को मारना है। मूव चैन चौंक जाता है और कहता है मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं इसे कैसे मार पाऊंगा। अनडाइंग वुमेन अपने हैंड साइन को मूव करती और एक अल्टर लाइट की तरफ ये अपनी ऑरा को भेजती जहां पर अचानक से फ्लक्चुएशंस होते हैं और कई सारे बीस्ट को देखा जा सकता है। इनके बॉडी पर आर्मर था और इनकी संख्या लाखों में थी। मूव चैन ने भी पहली बार इतनी बड़ी आर्मी और इतनी पावरफुल आर्मी को देखा था। ये था लेजेंडरी हेवनली बीस्ट ट्रूप। नाइन इधर इसके बारे में मूव चैन को बताती है कि प्रिमोर्डियल टाइम में ये हेवनली बीस्ट ट्रूप ये कई सारे अर्थली सॉवरेन को मिलकर बनाया गया था। मूव चैन इनके बातों को तो समझ जाता पर अनडाइंग बर्ड से कहता है इतनी बड़ी आर्मी मैं कैसे संभाल पाऊंगा? मैं अभी भी 10,000 के आसपास ही बैटल रून्स कंडेंस कर पाता हूँ। हालांकि एक चीज ये भी था कि ये जो भी बीस्ट थे ये मर चुके थे, बस इनका यहाँ पर स्पिरिचुअल क्लोन ही था। पर इतना काफी था एक अर्थली लेवल के सॉवरेन को मारने के लिए। और मूव चैन का एक और संदेश कि इतनी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए शायद 1 लाख बैटल रून्स लगेंगे और अगर मैंने फोर्सफुली ये ट्राई भी किया तो मेरा माइंड पावर डिस्ट्रॉय हो सकता है। अनडाइंग बर्ड स्माइल करती और मूव चैन की तरफ अपने 5 उंगलियों से एक लाइट भेजती है जो इसके फोरहेड में एंटर कर जाती और ये बताती है कि फिलहाल जो तुम्हारा माइंड पावर है मैंने उसे इस टालिस्मैन की मदद से प्रोटेक्ट कर दिया है, तो तुम ट्राई अब कर सकते। हालांकि अभी भी तुम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो, लेकिन अगर तुम बैटल नहीं करोगे तो वैसे भी मारे ही जाओगे। अब यहाँ पर सभी लोगों की नजरें जैसे कि जोंग किंग फेंग, कॉन्ग लिंग, लू हाओ और बाकियों की भी मूव चैन पर थी कि इस बंदे के हाथ में एक तरह से हमारी जिंदगी है। और इन्हें लगा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आ सकता है। मूव चैन एक गहरी सांस लेती और अनडाइंग बर्ड जो कि सच में काफी सुंदर थी इनकी बात मान लेता है और बैटल के लिए तैयार हो जाता है। अनडाइंग बर्ड भी स्माइल करती और एक स्टोन मूव चैन को देती। इसे बैटल मार्क कहा जाता है हेवनली बीस्ट ट्रूप का। इसी की मदद से ये जो ट्रूप्स हैं उनसे तुम बातें कर सकते हो। मतलब इस स्टोन से तुम्हें आर्मी को कंट्रोल करना काफी आसान हो जाएगा। अब इस स्टोन के माध्यम से एक तरह से मूव चैन के पास अर्थली सॉवरेन लेवल का पावर था। इधर मूव चैन इसे देख रहा था, वहीं अनडाइंग लेडी की नजर मिरियाड बीस्ट और डेजोलेटेड बीस्ट पर जाती और इन्हें देखकर ये थोड़ी चिंतित हो जाती क्योंकि वो जो क्रिएचर इन दोनों लोगों को भी फिलहाल सप्रेस कर पा रहा था और धीरे धीरे उस क्रिएचर का पावर बढ़ते जा रहा था। अनडाइंग बर्ड भी अब रिग्रेट में कहती कि समय बीत रहा है और ये स्ट्रांग होते जा रहा है और इन्हें भी मालूम है कि ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इनकी रियल बॉडी तो कब की मर चुकी है, ये बस इनके क्लोन्स हैं। और अब सभी उम्मीदें मूव चैन पर थी जो कि यहाँ पर वॉर ट्रूप डिस्पैचर था। अगर ये हार गए तो बैटल वैसे भी ये लोग हार जाएंगे। अनडाइंग बर्ड भी उन दोनों के करीब पहुंच जाते और ये लोग भी अपने हैंड सिल्स को यूज करने लगते और ये जो तीनों इनके स्टैचूज थे उस पर ही अपने पावर को यूज करते और यहाँ
शायद इन लोगों ने जो थोड़े समय के लिए अपने पावर को कंजर्व करके रखा, इनका एक्चुअल हेवनली बीस्ट फॉर्म बाहर आ जाता है। वो डेमोनिक क्रिएचर भी अब इसे देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और ये भी अपनी बॉडी को काफी तेजी से बढ़ाने लगता है। इधर ये तीनों बीस्ट अपने अपने पावर को, जैसे कि अनडाइंग फ्लेम, दूसरे वाले कलरफुल रेनबो और तीसरे वाले जायंट प्रीमोर्डियल पंच, उस क्रिएचर की तरफ बढ़ा देते हैं। बैटल यहाँ पर काफी फियर्स चल रहा था। मूचेन इधर गहरी सांस लेता और हेवनली बीस्ट रूप से कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। पर नाइन इधर थोड़ा चिंतित कि क्या मूचेन इस पावर को कंट्रोल कर पाएगा, और अगर थोड़ी भी गलती हुई तो मूचेन का फाइटिंग स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो सकता है और मूचेन भी मर सकता है। मूचेन इधर क्रॉस लेग बैठा हुआ और स्टोन सेल के अंदर ये अपने माइंड पावर को भेज रहा था और धीरे धीरे स्पेस में इसके ऊपर में एक फाइटिंग स्पिरिट कंडेंस होने लगती है। पूरे एरिया को ही ये पावर कवर करने लगता है। मूचेन भी जानता पीछे हटने का मतलब मरना ही है, तो ट्राई कर ही लेते हैं। हालांकि जब ये कम्युनिकेट कर रहा था, इसे ऐसा लगता है मानो इसका माइंड यहाँ पर एक्सप्लोड कर जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अनडाइंग बर्ड अपने विंग्स को फड़फड़ा रही थी और अपने फ्लेम से उस क्रिएचर पर अटैक कर रही थी। इसके पीछे से स्पिरिचुअल बर्ड और डेजोलेटेड बीस्ट भी इसका साथ दे रहे थे। तीनों अपने अपने पावरफुल अटैक बनाते जो कि नदियों के समान दिख रहे थे और इससे ये इस क्रिएचर को बांधने को देखते, पर वो क्रिएचर भी अपने पावरफुल डेमोनिक ऑरा को रिलीज करता है। उधर अनडाइंग बर्ड पैनिक होकर कहते कि हेवनली बीस्ट ट्रूप को मूव करो। सभी लोगों की नजरें जाती, पर मूचेन किसी को दिखता नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो ये डिस्ट्रॉय हो चुका हो फाइटिंग स्पिरिट के कारण। अब वहां पर कुछ फ्लक्चुएशन हो और मूचेन सभी को दिखता है। मूचेन की जो नसें थी वो पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी, चेहरा भी एकदम भद्दा दिख रहा था। ये काफी पेन में था और इसके फोरहेड पर जो अनडाइंग बर्ड ने वो मार्क दिया था ताकि इसके माइंड को प्रोटेक्ट किया जा सके, वो अभी चमक रहा था। अब इस मौके का फायदा उठा मूचेन अपने दिमाग को शांत करने लगता है और ये चिल्लाता है, हेवनली बीस्ट ट्रूप, मेरी आज्ञा का पालन करो। ये सुनते ही वो जो बीस्ट वगैरह खड़े थे उनकी आंखें चमक उठती और उनकी फाइटिंग स्पिरिट काफी तेजी से बढ़ने लगती है। बाकी जो वॉरियर्स चिंतित अब जब इस ऑरा को देखते तो ये काफी खुश हो जाते हैं कि मूचेन ने कर दिखाया। हालांकि अभी तो ये शुरुआत है, बैटल तो बाकी है। बाइमिंग वगैरह को भी समझ में आ रहा। फिलहाल ये मूचेन से दुश्मनी को छोड़कर बस मूचेन पर ही उम्मीद लगा के खड़े थे। पर नीदर बर्ड चिंतित थी क्योंकि मूचेन की नसें दिख रही थी, इवन ब्लड भी थोड़ा बहुत बाहर आ रहा था। अगर अनडाइंग बर्ड ने प्रोटेक्शन नहीं दिया हो तो मूचेन समाप्त था यहाँ पर, और इसे मालूम भी था कि इसके पास एक ही मौका है, यानी एक ही अटैक में इसे इस बीस्ट को हराना पड़ेगा। और ये फिर से आर्मी को कमांड कर कि हेवनली बीस्ट रूप अपने फाइटिंग स्पिरिट को फुल पावर तक कंडेंस करो। और ये ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगती और स्पेस में जो फाइटिंग इंटेंट कंडेंस होता है वो एक भाले का शेप लेने लगता है जिस पर कई सारे बैटल मार्क्स थे। ये था बैटल स्पीयर, और तुरंत ही मूचेन इस बैटल स्पीयर को उस क्रिएचर की तरफ बढ़ा देता है। अब ये बैटल स्पीयर इतना खतरनाक था कि मानो स्पेस में ये टेलीपोर्ट हो रहा था। उधर वो डेमोनिक क्रिएचर भी इस चीज को रियलाइज कर लेते, पर तीनों सॉवरेन बीस्ट भी इसे उलझा के रखे हुए थे। तीनों ने अपने चेन से इसे बांध के रखा था। ये उसे छोड़ने की कोशिश करता, पर ये कर नहीं पाता है। अभी जो क्रिएचर था ये अपने कई सारे फैंटम यानी शैडो इमेज टाइप क्रिएट करता, पर स्पीयर इतना खतरनाक था कि जैसे इसके शैडो इमेज स्पीयर के टच में आते थे वो गायब हो जाते थे। ऑरा के कारण ये क्रिएचर अब सप्रेस होने लगता है और चीखने लगता है। स्पीयर फाइनली इसके बॉडी से आके टकराता है और यहाँ पर एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। डेमोनिक क्रिएचर जिसका साइज पहले 1 लाख फीट का था धीरे धीरे सिकुड़ करके 10,000 फीट पर आ जाता है। तीनों सॉवरेन बीस्ट भी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इन्होंने जिस चेन से इसे ट्रैप किया था अब इसके पूरे पावर को ये यूज करते हैं। हालांकि इस दौरान ये अपने सॉवरेन ब्लड को भी इसमें मिक्स करते हैं। इनको भी मालूम था कि ये पहले ही मर चुके हैं, तो अगर अपने इसेंस को यूज भी कर लिए तो क्या फर्क पड़ता है, एक बार और मर जाएंगे। धीरे धीरे वो डेमोनिक क्रिएचर अब गायब हो जाता है। नाइन इधर वगैरह अब काफी एक्साइटेड थे और सभी मूचेन को थैंक्स बोलते हैं। बाइमिंग वगैरह को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, पर ये भी फिलहाल कुछ नहीं बोलते क्योंकि इनको मालूम था अगर ये मूचेन को कुछ बोले तो बाकी जो टीम्स हैं इन्हें छोड़ेंगे नहीं। मूचेन भी इधर खून की उल्टी करता है, चेहरा इसका एकदम उतर चुका था फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल करने में। पूरी ऑरा इसकी यूज हो चुकी थी, आंखें इसकी बंद होने लगती हैं। ये पहले हवा में उड़ रहा था और सीधा आके जमीन पर गिरता है और ये मन ही में सोचता है कि ऐसे हेवनली बीस्ट रूप को मैं फिर कभी कंट्रोल नहीं करना चाहूंगा। अब जैसे ये जमीन से टच होने वाला अनडाइंग बर्ड अपने हाथ के पावर से इसे रोक देती है और इसकी जो नसें दिख रही थी अपने पावर से इसे ये शांत कर देती है। और ये भी सरप्राइज थी कि मूचेन इन बीस्ट को कंट्रोल कर पाया और मन ही मन कहते इस बंदे को तो मैंने भी अंडर एस्टिमेट कर दिया था।